हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम डे 11 पर आ गए हैं और आज हम अलजेब्रा के 10 लॉजिकल क्वेश्चंस देखेंगे। सिंगल करेक्ट कॉम्प्रीहेंशन मोर देन वन, जो यही एडवांस की हमारी सीरीज का पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक पर बेस्ड है, जिसको 11 12 दोनों के बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें के की वैल्यू निकालनी है ताकि ये एक्सप्रेशन में जो क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो इसके हमारे पास इन टोटल दो तरीके हैं। ये तब पॉसिबल है कि जैसे मान लो पहले वाली क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं अल्फा बीटा और ये उसका फैक्टराइजेशन है, तो दूसरे वाले क्वाड्रेटिक के भी अगर सेम दोनों रूट्स और यही फैक्टराइजेशन हुआ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर ओवरऑल एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका पहला वाला केस हो जाएगा। तो इसमें दोनों रूट्स इक्वल हैं, दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 माइनस का के माइनस टू अपॉन के इक्वल टू माइनस का 2k अपॉन 2k माइनस 4। ऐसा के ढूंढना है जिसके लिए ये भी ट्रू हो एंड ये भी ट्रू हो। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ट्रू होने के लिए आपको यहाँ पर एक ही के मिलेगा, ऐसा के बराबर 1। सेकेंड कंडीशन जो यहाँ पर हो सकती है वो ये हो सकती है कि पहले वाले के दोनों रूट्स बराबर हो जाएं, यानी वो खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दूसरे वाले के भी दोनों रूट्स इक्वल हो, ये खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये तब होगा जब पहली वाली क्वाड्रेटिक का भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए एंड दूसरी वाली क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी जीरो के बराबर आ जाए। यानी कि फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक का बी स्क्वायर बराबर 4ac और उसके साथ साथ सेकंड वाली क्वाड्रेटिक के लिए भी बी स्क्वायर बराबर 4ac। पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा के नहीं मिलेगा जो साइमल्टेनियसली दोनों डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर सके। बट हाँ, केसेस ये दोनों लेने इंपॉर्टेंट है। अलग डेटा हो तो हो सकता है कि एक से ज्यादा भी आए। फिलहाल एक ही के वैल्यू के की यहाँ पे पॉसिबल है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये मैट्रिसेस क्लास 12th का क्वेश्चन है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 5 की और a माइनस ए ट्रांसपोज के होल स्क्वायर का डिटर्मिनेंट पूछा है। तो तीन बातें बताऊंगा। क्वेश्चन सिंपल है पर याद रखना। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट से पावर अंदर या बाहर आ सकती है। तो अंदर a माइनस ए ट्रांसपोज रहेगा, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब a माइनस ए ट्रांसपोज अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट चाहिए। दूसरी बात बताऊंगा, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कभी भी चेक करना है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो पूरे पर आप होल ट्रांसपोज लगा सकते हो। तो यहाँ पर होल ट्रांसपोज आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन में सीक्वेंस चेंज नहीं होती, पहले ए पर ही ट्रांसपोज लगेगा, फिर ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज लगेगा तो ए आ जाएगा। ये अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ये माइनस एक्स के बराबर है। एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और लास्ट और फाइनल इंपॉर्टेंट बात, आपका ऑर्डर जो है ये 5 है, यानी ये 5x5 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑड ऑर्डर है। ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ये हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है पर बेसिक पीएनसी से 11th वाले बच्चे भी चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 हस्बैंड वाइफ पेयर्स हैं। मान लो H1 W1 H2 W2 H3 W3 H4 W4 H5 W5 और H6 W6। क्वेश्चन में बोल रखा है कि डांस कपल बना रहे हैं जिसमें एक मैन जो होगा वो एक वुमेन के साथ आएगा। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एच जे जो है वो W7 माइनस आई के साथ डांस करेगा। एच जे किसके साथ डांस करेगा? W7 माइनस आई के साथ। और ये गिवन है तो मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये ऑलरेडी गिवन है कि एच आई जो है, यहाँ एच जे होगा, ये डब्ल्यू जे एच आई डब्ल्यू जे के साथ डांस कर रहा है, ये गिवन है। और आई और जे बराबर नहीं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि H1 W1 के साथ नहीं कर रहा, H2 W2 के साथ नहीं कर रहा, H3 W3 के साथ नहीं कर रहा, H6 W6 के साथ नहीं कर रहा। तो जो सैंपल स्पेस आपका ऑलरेडी गिवन है उसके नंबर ऑफ वेज, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज ऐसे होंगे कि कोई भी हस्बैंड अपनी खुद की वाइफ के साथ डांस नहीं कर रहा। और ये अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डी अरेंजमेंट में पढ़ते हैं। तो टोटल वेज जो है ये D6 आ जाएंगे, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला भी पता है हमें, 6 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 माइनस, ये चलता जाता है हमारे पास 1/6 फैक्टोरियल तक, उससे 265 आएगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी है। तो एच आई डब्ल्यू जे के साथ अगर डांस कर रहा है तो आई और जे बराबर नहीं है, ये गिवन है, डी अरेंजमेंट है। अब इस डी अरेंजमेंट के अंदर ऐसे कितने फेवरेबल केसेस होंगे जहां पे एच जे जो है
ये W7 माइनस आई के साथ डांस करेगा, ये आपको सोचना है। तो मेरा ये क्लेम है कि आप एक बार किसी एक हस्बैंड को कोई दूसरी वाइफ डांस कपल के रूप में अलॉट करते हैं तो बाकी सारे रिमेनिंग 6 फिक्स हो जाते हैं। जो भी आपको करना है, जैसा भी करना है चलेगा। बस हाँ, H3 को W3 नहीं दे सकते। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने J को 2 लिया, है ना, तो आपने यहाँ पे J को 2 ले लिया, तो और I कोई भी ले लो आप, जैसे I को आपने 1 ले लिया, तो इसका मतलब H2 जो है वो W7 माइनस आई, 7 माइनस आई मतलब 7 माइनस 1 यानी W6 के साथ डांस कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं अपन ऐसा। और ये वाला प्रोसेस अब आगे चलता रहेगा। HI जो है वो WJ के साथ डांस कर रहा है और आपने HJ को W7 माइनस आई के साथ डांस करवा दिया, तो अब आप ये वाला I उठा के आगे पुट करो, I बराबर 1 लोगे आप यहाँ, तो H1 यहाँ पे, H1 किसके साथ डांस करेगा, WJ के साथ, तो ये हो गया आपका W2। ठीक है, फिर अब आप इसके केस के अंदर ये वाला जो है, अब अगला आई आप ये ले लोगे। बेसिकली अब मैं इन दोनों को साथ में रन कर रहा हूँ कि HI WJ के साथ डांस कर रहा है तो HJ W7 माइनस आई के साथ डांस कर रहा है। तो आप यहाँ से शुरू करके इधर भी आ सकते हो, कैसे जैसे भी इच्छा है आप कर सकते हो। तो एक बार वापस बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ले लेते हैं, आई ले लिया सपोज 1, J ले लिया 2, तो आपका H1 जो है वो W2 के साथ आ गया इसके अकॉर्डिंग। अब J यहाँ पे रख देंगे तो आपका H2 आ जाएगा W7 माइनस आई, W7 माइनस आई यानी 7 माइनस 1 6। अब ये आपका नया HI और WJ बन गया। तो अब आप HJ लोगे तो H6 आ जाएगा। ये W7 माइनस आई, 7 माइनस 2 होता है 5, तो W5 के साथ हो गया। अब ये आपका नया I और नया J बन गया, तो अब आप ये वाला जो HJ लोगे H5, और ये वाला जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, W7 माइनस 6, 7 माइनस 6 हो जाएगा W1। अब आप वापस ये आई ये J हो गया, तो अब आप ये लोगे 1, तो ये हो जाएगा H1, और W में 7 माइनस 5 W2। अब ये तो रिपीट होने लग जाएगा वापस जहां से आपने शुरू किया। तो 4 पेयर तो डिसाइड हो गए कि H1 W2 के साथ आएगा, H2 W6 के साथ आएगा, H5 W1 के साथ आएगा, H6 W5। दो बचे हैं अभी भी, कौन कौन से, एक H3 H4 बचा है, एक W3 W4 बचा है, लेकिन आपको पता है कि H3 W3 के पास नहीं जा सकता, डी अरेंजमेंट है। तो H3 W4 H4 W3 ये भी फिक्स हो गया। तो एक चुनने पर, एक फिक्स करने पर HI गोज टू WJ, HJ गोज टू W7 माइनस आई से 4 पेयर फिक्स हो गए, और बचावे जो दो बचे हैं वो भी अपने आप डिसाइड हो रहे हैं। तो इसका ओनली वन तरीका, या आप कोई भी पहला तरीका सोच लो, उसके बाद वो हमेशा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ऑलवेज जब भी आप कोई भी पेयर लोगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, फिक्स। कोई भी पेयर उठा लो आप H1W5 भी उठा लो तब भी वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। हालांकि यहाँ आप सोच सकते हो कि सर H1W2 ले सकते हैं, H1W3 भी ले सकते हैं। इन्होंने हालांकि क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा अच्छे से लिखा नहीं है, तो मैंने सॉल्यूशन में देखा तो उन्होंने यहाँ HI W7 माइनस आई का यूज किया है। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक ही केस पॉसिबल है, जैसे H1W6, H2W5, H3W4, H4W3, H5W2 और H6W1। तो इन्होंने चॉइस छोड़ी ही नहीं है, इसलिए ये आंसर बी ले रहे हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली लैंग्वेज थोड़ी सी रिफाइंड होनी चाहिए थी, वरना हम हमारा पहला पेयर तो हमारी मर्जी से बनाने के लिए फ्री है, हम कोई भी बना सकते हैं। जैसे H1 के लिए W2 से W6 5 ऑप्शन है, और हर एक पे आगे सब फिक्स हो जाते हैं, तो हमें लगेगा कि 5 आ रहे हैं, पर इन्होंने एक ही चूज किया है 1/265। तो यहाँ पर इन्होंने ये HJ डांसेस विद W7 माइनस आई नहीं होना चाहिए, यहाँ HI डांसेस विद W7 माइनस आई होता, तो इनका आंसर बी ऑप्शन सही आता। तो ये PNC वाले क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आ सकते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखी हुई है, दो सर्कल्स हैं और बोला है ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो Z तो आपको पता बेटा x प्लस आयोटा वाई होता है, ठीक है। और A जो है, या यहाँ पर B और D है, तो इसके केस के अंदर जो B और D है ये रियल नंबर है, B एंड D आर रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर A भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मान लेते हैं P प्लस आयोटा Q, और C भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मान लेते हैं R प्लस आयोटा S। अब ऑर्थोगोनलिटी की क्या कंडीशन होती है कि भाई दो सर्कल ऑर्थोगोनल है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर C1 C2, सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। वही अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं।
तो z को x प्लस आयोटा वाई रख देंगे, z z बार आएगा। फिर आप ए बार होगा बी पी माइनस आयोटा क्यू इंटू जेड, और फिर आप करोगे a इंटू जेड बार, ऐसा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स पी एक्स प्लस 2 टाइम्स क्यू वाई प्लस बी बराबर 0। ये पहला सर्कल आएगा, नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 पी एक्स प्लस 2 क्यू वाई। दूसरा वाला भी ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स प्लस में आ जाएगा 2 एस वाई प्लस डी। अब ऑर्थोगोनल है, पहले वाले का सेंटर है माइनस पी माइनस क्यू, रेडियस आ रहा है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस बी। दूसरे वाले का सेंटर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, दूसरे वाले का सेंटर आ जाएगा माइनस आर माइनस एस और आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस डी, ऐसा। अब रियल पार्ट ऑफ ए सी बार पूछा है, रियल पार्ट ऑफ ए सी बार का मतलब P प्लस आयोटा क्यू इंटू आर माइनस आयोटा एस का रियल पार्ट। तो यह आ जाएगा पी आर प्लस क्यू एस, यानी आपको पी आर प्लस क्यू एस की वैल्यू निकालनी है। तो अब अपन अप्लाई करते हैं, C1 C2 का होल स्क्वायर लेते हैं, तो P माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस एस का होल स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा R2 स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट वगैरह खोलेंगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर ये तो कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस 2 पी आर माइनस 2 क्यू एस बराबर माइनस बी माइनस डी। माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो पी आर प्लस क्यू एस आ जाएगा बी प्लस डी बाई टू, यही आपका रियल पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी प्लस डी बाई टू। तो अच्छा क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स का, जिसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके पूरा सॉल्व करना था। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, मैट्रिसेस क्लास 12th का। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, ए एक्स वाई फिर बी जेड और फिर सी। तो ए एक्स वाई एक्स बी जेड वाई जेड सी। तो आपके पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, कितनी 6 एलिमेंट्स है, कितनी मैट्रिक्स है ये बताना है, और डिस्टिंक्ट कितनी मैट्रिक्स से बताना है। ट्रेस 10 के बराबर होनी चाहिए। ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का सम 10। तो अब ये 10 आने के क्या क्या केसेस हो सकते हैं ये बताने हैं, और ए बी सी एक्स वाई जेड सारे डिस्टिंक्ट नंबर है, सारे डिस्टिंक्ट है, तो इन्हीं 6 में से मिलेंगे। तो ए बी सी क्या क्या केसेस ले सकते हो, आप ले सकते हो कि भाई ए बी सी जो है ये आपके हो जाए 1 4 5, इनका सम 10 होता है, या हो जाए 1 3 6, इनका सम भी क्या होता है अपने पास 10 के बराबर होता है, या 2 3 5। तो 3 केसेस हैं हमारे पास, तो 3 केसेस। हर केस में जो भी 1 4 5 आया वो ए बी सी को देने के 3 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे। एंड पीछे जैसे 1 4 5 ले लिया, तो पीछे जैसे 2 3 6 बच गया, वो एक्स वाई जेड को देना पड़ेगा ना, एबीसी को दे दिया, बचा हुआ देना पड़ेगा एक्स वाई जेड, तो वो भी 3 फैक्टोरियल हो गया। तो 3 केस डायगोनल पे रखने के 3 फैक्टोरियल तरीके, एक्स वाई जेड के 3 फैक्टोरियल तरीके, तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो सिंपल पी एंड सी का कंसेप्ट है, मैट्रिक्स काउंटिंग के अंदर ये यूज हो गया, जिसको अपन काउंट करके आंसर बता सकते हैं। अगला बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैच द कॉलम है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि कोई मैन आगे चलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4 और पीछे चलने की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और टोटल 11 कदम लेता है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, पी आर का मतलब है स्टार्टिंग पोजीशन से आर स्टेप्स अवे होगा। आर स्टेप्स अवे मतलब चाहे आर आगे हो चाहे आर पीछे हो। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है, यहाँ पे आई थिंक प्रिंट नहीं अच्छे से, P1 मतलब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से एक कदम दूर होगा। तो एक कदम दूर कैसे हो सकता है, मान लो x कदम आगे y कदम पीछे चला, तो x प्लस वाई 11 होंगे। अब एक कदम दूर कब होगा कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड 1 हो जाए, या बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड 1 हो जाए। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 6 y बराबर 5, यानी 6 कदम आगे 5 कदम पीछे चलेगा तो ओवरऑल एक कदम आगे रहेगा, या फिर 5 कदम आगे 6 कदम पीछे चलेगा तब भी टोटल एक कदम पीछे रहेगा। तो ये दोनों केसेस करेक्ट हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 11c6, फॉरवर्ड जो है इसकी पावर में आ जाएगा आपके पास 6, बैकवर्ड की पावर में आ जाएगा आपके पास 5, प्लस में आ जाएगा 11c5, फॉरवर्ड की पावर में 5, बैकवर्ड की पावर में 6। ऐसा लिख सकते हैं अपन, यहाँ 6 होगा। तो यहाँ पे 11c6 11c5 सेम है, 11c5 कॉमन, 0.4 की पावर 5 और 0.4 की पावर 6 कॉमन आ जाएगा। 0.4 इंटू 0.6 होता है 0.24 की पावर 5, ये कॉमन आ गया। तो एक 0.4 एक 0.6 ऐड हो जाएंगे, इनका सम होता है 1। तो आंसर हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन। ऐसे ही P3 पूछा है आपको,
तो P3 में क्या होगा, जैसे x प्लस वाई 11 है तो x माइनस वाई 3 ले लिया, तो इसमें x7 y4, या उल्टा भी जा सकते हो, x4 y7 आ जाएगा। मतलब 4 कदम आगे 7 कदम पीछे, या 7 कदम आगे 4 कदम पीछे। तो 11c7 0.4 की पावर 7 0.6 की पावर 4 प्लस 11c4 0.4 की पावर 4 0.6 की पावर 7। कॉमन लेंगे जैसे 0.4 इंटू 0.6, तो 11c4 और 0.24 की पावर 4 ये कॉमन आ जाएगा। पीछे 0.4 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब ऐड करेंगे तो 0.28 आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। P10 पॉसिबल नहीं है बेटा। P10 क्यों नहीं पॉसिबल है, जैसे x प्लस वाई 11 है, x माइनस वाई को 10 लोगे तो x फ्रैक्शन में आ रहा है 10.5 y 0.5, वो पॉसिबल नहीं है, तो P10 की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। इसी तरह अब आप, मैं चाहता हूं S वाला खुद से ट्राई करें, 11 कदम दूर। 11 कदम दूर का मतलब या तो 11 कदम फॉरवर्ड या फिर 11 स्टेप्स बैकवर्ड, तो उसका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो यही चीज 3D में भी अच्छे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकती है, उस पर भी अपन बहुत जल्दी बात करेंगे जब थोड़ा सा आगे आ जाएंगे अलजेब्रा में। अभी मैट्रिक्स के क्लास 12 के कॉम्प्रीहेंशन पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो। 2n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एक नई डेफिनेशन बता दी, नॉन सिंगुलर है, ये बोल दिया कि दो मैट्रिक्स सिमिलर होंगी अगर दुनिया में कोई ऐसी मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करती है जिसके लिए P इनवर्स AP बराबर B है। अगर कोई मैट्रिक्स P मिल जाए, कोई भी चलेगी, दो गिवन मैट्रिक्स A और B के लिए, जब P इनवर्स AP बराबर B आ जाए तो फिर अपन इसको बोलेंगे कि A और B सिमिलर है। तो पहला वाला तो बड़ा आसान है, डिटर्मिनेंट A और B लेना है तो आप बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लो। तो P इनवर्स AP का जो डिटर्मिनेंट है ये डिटर्मिनेंट B के बराबर है, तो P इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट P इंटू ए का डिटर्मिनेंट इंटू पी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो पी का जीरो नहीं है, कट हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर डिटर्मिनेंट बी आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अब सिमिलर वाले चीज को अपन कैसे अप्रोच करें यहाँ पर, वो अपन को इधर देखना है। तो मान लो ये बोल रहा है ए एंड बी आर सिमिलर, बी एंड सी भी सिमिलर हैं, तो अब ये पूछ रहा है कि ए और सी के बारे में क्या बोल सकते हो। तो मान लो ए बी सिमिलर है, तो मतलब पी इनवर्स ए पी बराबर बी होगा। फिर BC भी सिमिलर है, तो कोई दूसरी मैट्रिक्स Q होगी जिसके लिए Q इनवर्स ले लिया, और Q इनवर्स BQ ये किसके बराबर आ जाएगा, C के बराबर आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं बेटा, B की ये जो वैल्यू यहाँ पर है इसको उठाकर इधर पुट कर देते हैं B में, तो Q इनवर्स के बीच में B को रख दिया, P इनवर्स AP, Q यहाँ ऑलरेडी ये C आ जाएगा। तो अब PQ को पूरे को आप X मैट्रिक्स ले लो, होल इनवर्स लोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, Q इनवर्स P इनवर्स आ जाएगा X इनवर्स। तो मतलब ये X इनवर्स हो गया, A एज इट इज है और PQ को X माना, तो इस तरह का एग्जैक्ट सेम रिलेशन जो है ये AC के लिए भी आ गया। यानी जो आपकी A और जो आपकी C है ये AC भी है अपने लिए, ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, सिमिलर हो जाएगी। क्या ये बात समझ सकते हैं अपन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि AB और BA ये सिमिलर है या नहीं है, क्या आप ये बता सकते हो AB और BA सिमिलर है क्या। तो जैसे मान लो, ये भी आप ट्राई करो, अच्छी चीज है। जैसे मान लो ए बी है, तो ए बी बराबर ए बी लिख सकते हैं अपन, बताओ मेरे को ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अपन इसके केस में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी इनवर्स बी से, क्योंकि बी इनवर्स बी बराबर आई होगा, आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब आपने जब बी इनवर्स बी से मल्टीप्लाई किया तो फर्क नहीं पड़ा, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते, बात ये भी सेम होगी। मैंने इस पे ब्रैकेट लगा दिया, तो अब ये वैसा ही हो गया ना, कि जैसे ये बी ए मैट्रिक्स है, इसमें इधर पी इनवर्स और इधर ये पी हो गया, बस पी की जगह बी रखा हुआ है, और ये ए बी के बराबर आ रहा है, मतलब ए बी और बी ए बी क्या है, सिमिलर है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि कौन सी मैट्रिक्स लें। जैसे मैंने अभी इनवर्स बी से मल्टीप्लाई करके ये प्रूव किया कि ए बी और बी ए सिमिलर है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और इसके केस में अपन फंक्शन काउंटिंग पर आ गए हैं पी एंड सी के बेस पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके तीन बहुत अच्छे सवाल हैं, तीनों आप पढ़ के एक बार ट्राई करो, फिर मैं सॉल्यूशन पे आऊंगा। तो डोमेन के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 है, और कोडोमेन के अंदर -2 -1 0 1 2 3 4 5 है। पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का ये मतलब है कि अगर इनपुट बड़ा है तो वैल्यू भी बढ़ेगी,
तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग, जिसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि इनपुट बड़ा है तो डिक्रीज नहीं करना चाहिए, मतलब वैल्यू बराबर भी हो सकती है या बढ़ भी सकती है। तो ऐसे कितने फंक्शन है। और फाइनली लास्ट वाले में ऑन टू फंक्शंस पूछे हैं सच दैट एफ आई इज नॉट इक्वल टू आई। तो एफ आई जो है वो यहाँ पर आई के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे फॉर ऑल आई, ये आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल यहाँ पर ऐसे कितने आई पॉसिबल हैं जिनके लिए एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई और साथ में ऑन टू होने चाहिए। बस ये ए से ए है, मतलब ए से बी नहीं है, ए से ए में डिफाइन कर रखा है। ए से बी में तो ऑन टू आ भी नहीं सकते क्योंकि को डोमेन में ज्यादा एलिमेंट है डोमेन के कंपैरिजन में। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, ए बी आपको पता है। मैं फर्स्ट के सोल्यूशन पे आता हूँ। तो फर्स्ट वाला सबसे आसान है। तो इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि 1 2 3 4 5 जैसा इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट भी बढ़ना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे बेटा, अपन यहाँ बी में से कोई भी 5 एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल 8 एलिमेंट है, तो आप 8 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करोगे 8 में से 5? जैसे 8C5, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ले लिया -2 -1 2 3 और 4, तो ऑटोमेटिकली जो सबसे छोटा वाला है वो 1 से मैप करेगा, उससे बड़ा वाला 2 से, उससे बड़े वाला 3 से, उससे बड़े वाला 4 से, उससे बड़े वाला 5 से। तो आपको यहाँ पर इनटू में कुछ नहीं करना। अगर क्वेश्चन होता सिर्फ 1 1 फंक्शंस का कि 1 1 फंक्शंस बनाओ तो 8C5 करके 5 फैक्टोरियल भी करते। यहां भी फंक्शन एक तरह से 1 1 है क्योंकि आउटपुट बढ़ता जा रहा है, बराबर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट भी बढ़ना चाहिए। तो आप अरेंज नहीं कर सकते। आपको बस 8 में से कोडोमेन में से 5 एलिमेंट लेकर ए को देने, ए खुद उसको अरेंज कर लेगा 1 2 3 4 5 में। सबसे छोटा 1 को, फिर 2 को, 3 को, सबसे बड़ा 5 को। तो आंसर आपका सिर्फ हो जाएगा 8C5 यानी कि 56 के बराबर। तो ये इंटरेस्टिंग है। 60 वाला आज का वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल सवाल है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो इसको अपन एक फ्रेश पेज पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, जैसे अगर अपन यहाँ पर ए देखेंगे तो ए में हमारे पास 1 2 3 4 5 है और बी के अंदर हमारे पास -2 -1 0 1 2 3 4 5 है। तो नॉन डिक्रीजिंग में क्या है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैल्यू बराबर रहेगी तो भी चलेगा, वैल्यू बढ़ भी सकती है। तो मेरा ये क्लेम है, मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूं आपको कि इसके जितने भी नंबर ऑफ वेज होंगे यहाँ पे, वो जो नंबर ऑफ वेज अपन यहाँ पे बना रहे हैं वो अपन बेगर्स मेथड से निकाल सकते हैं कि भाई ये 5 चीजें हैं और ये इन टोटल आपके पास 8 बेगर है। तो आप 5 चीजें 8 बेगर में बांट दो। 5 चीजें आप 8 बेगर में कैसे बांटोगे? 5 + 8 - 1 C8 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 12C7 के बराबर। इसको अपन सॉल्व भी कर सकते हैं, 8 × 9 × 10 11 12 और नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो ये चला जाएगा और आंसर 792 आ जाएगा। अब ये क्यों है, क्या है, कैसे वर्क कर रहा है? तो मान लो आपने 8 बेगर लिए, x1 x2 x3 इस तरह से चलता जा रहा है x8 तक, और आपने इक्वल टू 5 कर दिया और कुछ भी दे दिया, जैसे इसको 2 0 1 2 बाकी सबको 0। तो इसका मतलब है कि इस पहले बेगर को 2 जने आकर मैप करेंगे, 2 जनों की इमेज ये होगी, फिर ये खाली रहेगा, किसी भी फंक्शन का आउटपुट ये नहीं है। इसके केस में एक बेगर जो होगा उसको एक चीज मिल रही है इस बेगर को, मतलब कोई एक एलिमेंट इससे मैप करेगा। x4 से अगला जो है इससे 2 जने आके मैप करेंगे और बाकी सबसे कोई भी मैप नहीं करेगा। और कौन किससे मैप करेगा ये भी डिसाइडेड है क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग है। तो अगर इसको यहाँ पर अपन ने 2 दिए हैं तो वो 1 और 2 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 और 3 आपने इससे मैप कर दिए, क्योंकि फिर 2 जो है वो आगे चला जाएगा यहाँ पे और 2 का जो आउटपुट है वो 3 वाले आउटपुट से बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप इसको -2 को 2 चीजें दे रहे हो आउटपुट में ले जाकर, तो इसका मतलब ये 1 और 2 होगी। फिर इसको चलो कुछ नहीं मिला, अगला वाला जो x3 उसको 1 मिला, तो वो एक यही होना चाहिए 3। वो अब यहाँ पे 4 या 5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 या 5 को 0 दिया तो 3 को आगे इससे बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी, तो फिर नॉन डिक्रीजिंग कैसे रहा? फिर अगले में x4 को, इसमें 1 को आपने 2 दिया है तो वो दोनों यही होंगे 4 और 5। तो आप जब ये डिसाइड कर लेते हो कि इन 8 एलिमेंट में से किसको कितने मिलने वाले हैं मैपिंग के दौरान, 1 2 3 4 5 में से 5 में से कितने मिलेंगे, कि इसको 1 इसको 1 इसको 3 इसको 0, तो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस फिक्स हो जाती है, असेंडिंग ऑर्डर में ही जमता रहेगा। तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस काउंट करने के लिए आप बेगर मेथड यूज कर सकते हो। फाइनली लास्ट में ऑन टू फंक्शंस है ए से ए।
तो अगर ए से ए ऑन टू फंक्शन बना रहे हो तो सेम एलिमेंट है डोमेन को डोमेन में, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक एलिमेंट का एक इमेज से अलग अलग आउटपुट है, ये तभी पॉसिबल है। वो अपने आप वन वन भी बन जाएगा, बाइजेक्टिव भी, बस एफ आई नॉट इक्वल टू आई है। वन वन के पास नहीं जाएगा, टू टू के पास नहीं जाएगा, थ्री थ्री के पास नहीं, फोर फोर के पास नहीं, फाइव फाइव के पास नहीं। तो इसका आंसर सिंपली डी अरेंजमेंट आ जाएगा, डी 544। तो ये हमारे कुछ पैसेज थे, और पैसेज में मैट्रिक्स वाले में कुछ हमने सिमिलैरिटी में नया सीखा, फंक्शन काउंटिंग हमने रिवाइज करी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको केसेस बनाने पड़ सकते हैं, हमने ये सीखा। ट्रेस पर मैट्रिक्स काउंटिंग के बहुत सवाल आज तक आए मेंस एडवांस में, आगे भी आते रहेंगे पीएनसी के साथ। कोऑर्डिनेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स के किसी भी क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रिकी था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद ये यहाँ थ्योरी में एच आई का हमने थोड़ा सा चेंज किया था, पर इसमें भी डी अरेंजमेंट आ गया था। और लैंग्वेज समझना कितना इंपॉर्टेंट है पीएनसी के अंदर, ये हमने सीखा। मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे रिवाइज करी थी, और स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक के अंदर क्या कौन सा केस है, डी जीरो भी या कॉमन रूट्स भी किस फॉर्म में आ जाता है, वो हमने यहाँ पर देखा था। तो काफी चीजें आज रिवाइज करी है। कल हम मिलेंगे इसी के साथ, कल हम और चार पांच कॉम्प्रीहेंशंस के 12 13 10 12 सवाल करेंगे एल्जेब्रा के अंदर, फिर एल्जेब्रा में परसों से मोर देन वन पर आ जाएंगे। तो अगर सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जो फ्रेंड्स आपके जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बताएं कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कल एक और वीडियो के साथ मिलेंगे।